गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल देख रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक देख लिया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर दो टाइप का फोर्स है, एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जेड इफेक्टिव का हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड करवा दें कि हमने यहाँ पे लिखा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो आपके पास कोई भी ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको फिर से समझ लें, मैं बिल्कुल लास्ट क्लास से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे छोड़ा था कि कोई भी एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये आपका जो है ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे हमें जो है सारे फोर्सेस को ऑब्जर्व करना है। तो मान लो इस एटम के सेंटर पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। तो अगर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लगता कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स होता है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सपीरियंस होता कि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि Z प्रोटॉन्स का चार्ज ये फील करता। लेकिन आपको पता है कि इनर शेल में और सेम शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर नेट फोर्स देखा जाए तो जो नेट फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा F अट्रैक्शन माइनस F रिपल्शन। जो इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स होगा तो नेट फोर्स हो जाएगा F अट्रैक्शन माइनस F रिपल्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जो नेट फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस इलेक्ट्रॉन को ये लगेगा कि Z से कुछ कम प्रोटॉन्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन्स का चार्ज फील करेगा उस चार्ज को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो Z इफेक्टिव का जो फॉर्मूला यहाँ से बनता है, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती? Z आती। ऐसे केस में ये लगता भाई इसको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज फील करता। लेकिन हमें पता है कि एक दूसरा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेट फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा और नेट फोर्स जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसको कुछ Z से कम प्रोटॉन का चार्ज फील होगा। तो Z में से हम सिग्मा वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाता है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा का नाम आपको बताया है, इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो शील्डिंग कांस्टेंट या फिर इसको स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो स्लेटर्स कांस्टेंट। अब ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है, इस शील्डिंग कांस्टेंट को स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट आप समझेंगे कि सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर्स रूल। तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बाय स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स रूल से सिग्मा का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे स्लेटर ने कुछ रूल्स दिए हैं, तो मैं उन रूल्स को यहाँ पे बता रहा हूँ और ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। इन रूल से सिग्मा की जो वैल्यू है ये पता चलती है। तो इसमें जो रूल्स हैं, तो रूल्स में दो केस दिए गए, केस 1 और केस 2। केस 1 में ये देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन अगर S या P ऑर्बिटल में है तो सिग्मा कैसे निकलेगा। और अगर केस 2 जो है, अगर आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो D या F ऑर्बिटल में है तो हम सिग्मा को कैसे निकालेंगे। तो इसमें पहला जो केस है, केस 1, वो है कि व्हेन टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन S और P ऑर्बिटल। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन S या P ऑर्बिटल में है तो रूल्स यहाँ पे क्या रूल्स क्या होंगे
तो रूल नंबर जो 1 है, रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंज इट डिस्टेंस वाइज। उसको डिस्टेंस वाइज जो है आपको अरेंज करना है। अब देखो एक एग्जांपल भी साथ साथ लेते चलते हैं, तो एग्जांपल भी साथ साथ लेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जो आयरन है Fe, तो आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे हमें Z इफेक्टिव निकालना है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है, या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने प्रोटॉन का चार्ज फील कर रहा है ये हमें बताना है। तो एक एग्जांपल भी साथ साथ लेके चलें। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन 4s इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज 4s इलेक्ट्रॉन, ठीक, इन आयरन Fe। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आपको बताया या रूल नंबर जो 1 है, तो रूल नंबर 1 क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, या तो इस तरह से लिखें 4s2 3d6। तो ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड है कि अरेंज इट डिस्टेंस वाइज। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है इसमें ऑर्बिटल्स को डिस्टेंस वाइज अरेंज किया गया है या फिर एनर्जी वाइज अरेंज किया गया है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनको एनर्जी वाइज अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले लिखा है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में लिखा है। तो इसमें ऑर्बिटल्स को एनर्जी वाइज हमने अरेंज किया, डिस्टेंस वाइज अरेंज नहीं किया। डिस्टेंस वाइज मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स लिखे जाएंगे, फिर सेकंड शेल के, फिर थर्ड शेल के, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को हमें अरेंज करना है। तो इसमें जब डिस्टेंस वाइज इसको अरेंज करेंगे तो Fe को कुछ इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले 1s2, पहले आपको फर्स्ट शेल लिखना है, फर्स्ट शेल के बाद सेकेंड शेल पूरा एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे अपने पास 2s2 2p6, तो ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, ये आपका सेकंड शेल हो गया, ठीक। फर्स्ट शेल सेकंड शेल के बाद अब थर्ड शेल लिखना है। तो थर्ड शेल जब लिखेंगे तो ये आपका 3s2 3p6 3d6 ये पूरा एक साथ आ गया। तो ये आपका हो गया थर्ड शेल। थर्ड शेल के बाद कौन सा शेल आएगा, फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में अपने पास ये हो जाएगा 4s2, ये फोर्थ शेल हो गया, ठीक। तो इसको इस तरह से सबसे पहले डिस्टेंस वाइज अरेंज करना है। डिस्टेंस वाइज मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले फर्स्ट शेल एक साथ, सेकंड शेल एक साथ, थर्ड शेल एक साथ, फोर्थ शेल एक साथ, ठीक ना। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है। इसके बाद रूल नंबर जो 2 है, तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि ग्रुपिंग इज डन ऑफ ईच ऑर्बिटल्स या सबशेल of each subshell and S and P subshell should be in same brackets। तो देखो यहाँ पे हमें सबको, सभी सबशेल्स को, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इन सब को एक एक ब्रैकेट में हमें ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, एक एक ब्रैकेट देना है। लेकिन जहाँ जहाँ s और p एक साथ है तो S और P को एक साथ रखना है, बाकी सबको अलग अलग रखना है। फॉर एग्जांपल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ मुझे दिख रहा है 1s, तो 1s को इस तरह से एक ब्रैकेट में हम लोग बना देंगे, ठीक। इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे जो 1s है तो 1s को एक ब्रैकेट में, इस तरह से सबको एक एक ब्रैकेट में रखना है। लेकिन जो S और P अगर कहीं एक साथ है तो उसको एक साथ रखना है। जैसे मुझे दिख रहा है कि S और P एक साथ है, तो यहाँ पे हम S और P को एक साथ रखेंगे एक ब्रैकेट में। फिर यहाँ फिर S और P एक साथ है, तो S और P को एक साथ रखना है, बाकी सबको अलग अलग हमें रखना है, ठीक ना। जैसे 1s को अलग रखा, यहाँ 4s को अलग रखा, 3d को अलग रखा, ठीक ना। इन सब में ग्रुप्स बनाने हैं। S और P को हमेशा एक साथ ही रखा जाएगा क्योंकि उन पे जो Z इफेक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम होता है अकॉर्डिंग टू स्लेटर। अच्छा, इसके बाद
नेक्स्ट जो रूल है, तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है, रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 ये है, फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट contribution in sigma is 0। अच्छा, थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि जैसे हमने देखा था कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये सपोज करो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ये आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये आपका हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक आपके पास आ गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब जो Z इफेक्टिव है इसका फॉर्मूला क्या बना था अपने पास, Z माइनस सिग्मा, ठीक। अब देखो ये जो Z है, ये Z आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अपने को कौन बताएगा, Z। भाई Z की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा आपको बताता है अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ेगा, ठीक ना, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसको शील्डिंग से जो है, शील्डिंग से इसको समझाया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरह से न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, एक पर्दे का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसको एक तरह से शील्ड कर रहे हैं, यानी कि इसके प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो वहाँ तक पहुँचने से रोक रहे हैं। तो इसीलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके न्यूक्लियस के चार्ज को वहाँ तक पहुँचने से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं या रोक रहे हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट या ये शील्डिंग का काम करते हैं, शील्ड करते हैं। अच्छा, इसके बाद तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो Z है ये आपको बताएगा अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बताएगा आपको अबाउट फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पूछा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इनर इलेक्ट्रॉन पे पूछ दे, अगर मैं पूछूं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव निकालो, तो इसको हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानना पड़ेगा, क्योंकि जो स्लेटर्स रूल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही वैलिड है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके राइट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका सिग्मा में या शील्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या मानेंगे हम, 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसको इनर इलेक्ट्रॉन ही शील्ड करेंगे। इसके बाहर का अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0। कि अगर जैसे मान लो इस पे हमें Z इफेक्टिव निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में जो ब्रैकेट है या राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन क्या है, 0 है। अच्छा, इसके बाद इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 जो है, फोर्थ रूल जो है वो ये बोलता है किसी ने लिखा है एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। तो देखो फिर से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे अपने पास दो तरह के फोर्स थे उस इलेक्ट्रॉन पे, टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे। एक था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा था फोर्स ऑफ रिपल्शन। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला है Z माइनस सिग्मा। Z जो है वो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। Z की वैल्यू बढ़ेगी यानी टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा। अब सिग्मा की वैल्यू हमें क्या बताती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो किसके कारण है, इनर इलेक्ट्रॉन से कारण। इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं। अगर जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे तो Z इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो शील्ड का काम कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस को एक तरह से शील्ड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस के चार्ज को टेस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँचने से ये स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। तो इसीलिए इस इफेक्ट का नाम है शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें जो है, अगर अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर के ही होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे या कवर करेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का है तो ऐसे केस में वो उस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे सपोज करो जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इसको शील्ड करेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के जो बाहर हैं या इससे जो दूर हैं, ठीक ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। तो शील्ड हमेशा इनर इलेक्ट्रॉन या सेम शेल के इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, या जो ब्रैकेट के राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शील्ड नहीं करेंगे, उनका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन जो है वो जीरो होगा, या शील्डिंग इफेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो होगा। तो ये जो रूल है आपका, ये रूल नंबर 3 है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट राइट साइड ऑफ द ब्रैकेट कंट्रीब्यूशन सिग्मा इज जीरो। अब मैं पहले और रूल लिख दूं, फिर अब मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। रूल नंबर 4 ये है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल contribution in sigma is 0.35 each। रूल नंबर 5 ये है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1th शेल, ये सब रूल्स आप लोग लिखते भी चलना, ठीक ना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई बार आता है कि जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो। तो n-1th शेल, कंट्रीब्यूशन, अब ये सब वैल्यूज जो है वो स्लेटर ने एक्सपेरिमेंटली जो है दी है, तो ये सब वैल्यूज हमें याद रखना है और इसको कुछ एग्जांपल से समझेंगे भी। तो n-1th शेल कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0.85 ईच। और रूल नंबर 6 जो है, तो रूल नंबर 6 ये है कि रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट 1.0 ईच इन सिग्मा। सिग्मा में एक का कंट्रीब्यूशन करेंगे, यानी पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो, जैसे हमें क्वेश्चन जो था वो था कि जो 4s में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव हमें निकालना है। तो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें, तो रूल नंबर जो 1 था, ठीक है, यहाँ से शुरू था। तो रूल नंबर 1 जो था ये था आपका राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंज इट डिस्टेंस वाइज। तो हमने डिस्टेंस वाइज अरेंज कर दिया। उसके बाद ग्रुपिंग कर दी। तो ग्रुपिंग का तरीका भी मैंने बता दिया कि भाई सबको इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में रखना है, लेकिन s और p ऑर्बिटल्स को सेम ब्रैकेट्स में रखना है। तो s और p को सेम ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी सबको इंडिविजुअल ब्रैकेट्स में रखेंगे। अब 4s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले एक आपको टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानना है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इन 2 में से एक अपना क्या हो गया, टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो अब आता है रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 ये है कि वे इलेक्ट्रॉन जो कि सेम शेल में है, वे टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे या उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा शील्डिंग का, ठीक ना, ऑन द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, वो 0.35 होगा। तो अब यहाँ से हम जब सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। उस एक इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.35 होगा, ठीक। इसके बाद प्लस n-1 यानी कि पेनल्टीमेट शेल, ठीक ना, n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल मतलब सेकंड लास्ट शेल। तो सेकंड लास्ट शेल में, सेकंड लास्ट शेल कौन सा हो जाएगा, थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6, 2, 8, 8 और 6, 14। इन 14 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये 0.85 ईच, ठीक है, ये स्लेटर्स ने बताया। तो 0.85 ईच इनका कंट्रीब्यूशन होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो अब अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इनका शील्डिंग में पूरा कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन एक का कंट्रीब्यूशन करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 2, 8, 8 और 2, 10। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 का कंट्रीब्यूशन 1.0 है। इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाती है। सिग्मा की जो वैल्यू आएगी, तो इसको जब जोड़ोगे आप, तो 4s पे आपका जो है सिग्मा की वैल्यू आएगी 22.25, ठीक। तो ये जो वैल्यू है सिग्मा की अपने पास आती है, इसको समझेंगे भी इस वैल्यू से आपको मिला क्या, 1.0। तो ये 22.25 हमें मिलती है। अब z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। तो z की वैल्यू कितनी है, तो आयरन के लिए z की वैल्यू कितनी है, 26।
माइनस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 22.25, तो ये वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6.75, ठीक है ना, 6.75 ये वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा इससे समझे कि इससे अपने को मिला क्या। तो देखो ऐसा है कि आयरन के, अब ध्यान समझना, आयरन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं 26, ठीक है ना, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन्स हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक अपना क्या हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे हमें जेड इफेक्टिव बताना है, मतलब कि वो कितने प्रोटॉन का चार्ज फील कर रहा है। स्लेटर रूल से हमने सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट की, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई 22.25, मतलब क्या हुआ कि सिग्मा का मतलब ये हुआ 22.25 का मतलब ये हुआ कि इतने प्रोटॉन का चार्ज जो है वो शील्ड हो चुका है। आयरन के न्यूक्लियस में टोटल 26 प्रोटॉन थे, 26 प्रोटॉन में से 22.25 प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच रहा है, वो शील्ड हो चुका है, ठीक ना। तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा, 26 माइनस 22.25, तो ये वैल्यू कितनी आई 6.75, 6.75 नहीं आएगी, ये 3.75 आएगी, सॉरी, ये अपने पास कितनी आ जाएगी 3.75, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 3.75, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये लग रहा है, इन दो में से कोई भी एक मान ले टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लग रहा है कि न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन नहीं है, 26 प्रोटॉन का चार्ज वो फील नहीं कर रहा है, वो सिर्फ कितने प्रोटॉन का चार्ज फील कर रहा है 3.75 प्रोटॉन का चार्ज ही फील कर रहा है। बाकी जो 22.25 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इनका जो चार्ज है वो शील्ड हो चुका है, वो उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक ना। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इनमें से कितने प्रोटॉन्स का चार्ज जो है फील कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन 26 में से मात्र 3.75 प्रोटॉन का चार्ज फील करेगा। इसको ये लगेगा कि भाई इसमें सिर्फ 3.75 प्रोटॉन ही है, इतने प्रोटॉन का चार्ज ही फील करेगा, और रेस्ट जो प्रोटॉन का चार्ज है वो उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो कहाँ गया, तो वो शील्ड हो चुका है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने उसको शील्ड कर दिया, कवर कर दिया, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। तो स्लेटर्स रूल से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। टोटल 6 स्टेप्स हैं, मैंने सारे स्टेप लिख दिए। अच्छा, आप लोग को जो असाइनमेंट मिला है पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें एक सेपरेट टॉपिक में लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन गिवन है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव निकालो, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे किया। सिमिलरली दूसरे कुछ क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं, आंसर को क्रॉस चेक करना है, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसको जो है आप लोग को पूछना है, ठीक ना। तो इस तरह से जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा सा और इसमें ग्रिप आता है, ठीक। तो इसमें ये जो 6 रूल्स हैं, ये 6 रूल्स जो है आपको पता होने चाहिए। इसको कब यूज़ करोगे, ठीक ना। केस क्या चला था अपना, केस 1, तो इसको कब यूज़ करेंगे, जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका किस ऑर्बिटल में हो, s या फिर p ऑर्बिटल में हो। नेक्स्ट है कि अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन d या f ऑर्बिटल में है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास केस 2 जो है, केस 2 है कि व्हेन टेस्ट इलेक्ट्रॉन is present in d और f ऑर्बिटल। अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन d या फिर f ऑर्बिटल में है तो ऐसे केस में हम लोग जो है जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो पहले से सिमिलर ही है। यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 तो वो सेम है, सेम एज प्रीवियस। जो प्रीवियस रूल था वही था, मतलब राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अरेंज इट डिस्टेंस वाइज, बिल्कुल सेम। रूल नंबर जो 2 है, तो रूल नंबर 2 इज ऑल्सो सेम। रूल नंबर 2 क्या था, ठीक ना, ग्रुपिंग इज डन, ग्रुपिंग करेंगे, एस और पी को सेम ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी सबको अलग अलग ब्रैकेट्स में रखेंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रूल नंबर 3, तो इट इज़ ऑल्सो सेम कि अगर किसी को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया गया है तो उस इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 मानना है। तो रूल नंबर 3 भी सेम है। रूल नंबर 4 जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो रूल नंबर 1, 2, 3 ये 3 रूल्स आपके सेम हैं। रूल नंबर 4 जो है
रूल नंबर 4 है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ब्रैकेट, यहाँ नोटिस करना मैंने क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा था मैंने, सेम शेल, और यहाँ क्या लिखा है, सेम ब्रैकेट, कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0.35 ईच, ठीक, 0.35 ईच। और रूल नंबर 5, रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, तो रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव contribution of 0 each, 1.0 सॉरी 1.0 ईच। तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बच गए सबका कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, 1.0 है ईच, ठीक। तो इसमें सिर्फ 5 रूल है। एक एग्जांपल समझें तो देखो, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव है आपको जेड इफेक्टिव, तो यहाँ जो 4s पे जब जेड इफेक्टिव निकाला तो वो कितना है, 3.75। अब इसमें अगर देखें हम नेक्स्ट अगर बात करें, तो इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट, एक एग्जांपल समझे तो कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन इन आयरन। तो देखो अभी आपने आयरन का जो 4s इलेक्ट्रॉन था उस पर जेड इफेक्टिव निकाला था, अब हम लोग आयरन के 3D इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव को निकालेंगे। तो आयरन जो है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 20, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट डिस्टेंस वाइज है या एनर्जी वाइज, तो ये एनर्जी वाइज है। इसको एनर्जी के सीक्वेंस में आपने अरेंज किया है, हमें डिस्टेंस के सीक्वेंस में अरेंज करना है। मतलब जो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है उसको पहले लिखना है, जो दूर है उसको बाद में लिखना है। तो डिस्टेंस वाइज अगर देखें हम, तो आयरन का जो डिस्टेंस वाइज कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें कुछ खास नहीं है, शेल्स के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर देना है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरह से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। फिर हमें ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग करने के लिए भाई सबको इंडिविजुअल ब्रैकेट देना है, लेकिन s और p को सेम ब्रैकेट में रखना है। तो यहाँ पे s और p को इस तरह से सेम ब्रैकेट में रखेंगे, बाकी सबको अलग अलग ब्रैकेट में रखना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, तो कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 3D इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3D है, तो 3D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ टोटल अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन में किसी को भी हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, तो इनमें से एक को माना जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन पे हमें जेड इफेक्टिव को फाइंड करना है या निकालना है। अब इनमें से मैंने एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया, इस इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में या इस ब्रैकेट के ये राइट साइड हो गया, तो राइट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका कंट्रीब्यूशन 0 मानना है। ये रूल नंबर अपना कौन सा था, 3 था, ठीक। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या मानेंगे, 0। ये स्लेटर ने बोल रखा है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे या जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन से बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो जिनका डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गया, वो शील्ड नहीं करेंगे। शील्ड इस इलेक्ट्रॉन को जो है शील्ड कौन करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड वो करेगा जो इसके अंदर है या फिर जो है आपका सेम शेल के अंदर है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, 0। मतलब ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ब्रैकेट, ठीक। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेम ब्रैकेट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 6 में से एक अपना हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक हो जाएगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 5। वो 5 जो है शील्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो सिग्मा होगा, तो सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू 0.35, क्योंकि ये जो रूल है वो ये बोलता है फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ब्रैकेट। सेम ब्रैकेट मतलब टेस्ट इलेक्ट्रॉन वाले ब्रैकेट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ब्रैकेट
कंट्रीब्यूशन इन सिग्मा इज 0.35 ईच। तो इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है ये 0.35 होगा। इसके बाद किसी ने आंसर बता दिया पहले ही चैट सेक्शन में 6.25, तो सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें आपका ये जो है 5 × 0.35 हो जाएगा। इसके बाद रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.0 ईच। तो रेस्ट जितने इलेक्ट्रॉन बच गए प्लस इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से एक हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बचे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन 5 का जो कंट्रीब्यूशन है कितना हुआ, 0.35। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए, इन इलेक्ट्रॉन्स में अगर देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। तो इन 18 का कंट्रीब्यूशन 1 होगा, 1.0 ईच होगा, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 19.75, ठीक। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। जेड इफेक्टिव जो है तो इट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है 26, सिग्मा की वैल्यू कितनी निकाली 19.75, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 6.25। समझ में आता होगा ये, ठीक ना। तो इस तरह से हम डी में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इससे आपको पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को अगर पकड़ ले तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के टोटल 6.25 प्रोटॉन के चार्ज का ही वो फील कर रहा है अपने ऊपर। बाकी 19.75 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक। मतलब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में किसी एक को अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6.25 प्रोटॉन का चार्ज फील करेगा, 19.75 प्रोटॉन्स का चार्ज उस तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो शील्ड हो चुका है, ठीक ना। इनर इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो है जेड इफेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। जेड इफेक्टिव फाइंड करने से फायदा क्या होता है, तो देखो आपको पता है कि अब आप लोग का होमवर्क ये है, हाँ 6.25 आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछता है जेड इफेक्टिव, हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, सिग्मा 19.75 और ऑप्शन में 19.75 भी लिखा होता है, तो 19.75 तक नहीं छोड़ना है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये अपना क्या हो जाएगा 6.25 आ जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोटॉन्स को एक्सपीरियंस कर रहा है या ज़्यादा प्रोटॉन का चार्ज अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है कि एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। या अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, तो इससे आपको समझ में क्या आएगा, या किसी ऑर्बिटल पे हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे अगर जेड इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि वो जो है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली हेल्ड है या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कम है, इसका मतलब कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक ना, वो लूजली अट्रैक्टेड है या वो वीकली अट्रैक्टेड है। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी वो उतना ही कम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो हम बोलेंगे उस पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू हाई है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं है तो हम बोलेंगे कि उस पर जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो ज़्यादा नहीं है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो कम है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जेड इफेक्टिव से हमें इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया लगता है, इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा अब पीरियोडिक वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक ना, कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो जेड इफेक्टिव है वो किस तरह से वेरी करता है, तो उसका जो ट्रेंड है वो भी हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन इन जेड इफेक्टिव।
यहाँ तो कोई डाउट हो तो भाई कोई आप लोग पूछ सकते हो चैट सेक्शन में। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे पीरियोडिक वेरिएशन। तो पीरियोडिक वेरिएशन इन जेड इफेक्टिव में सबसे पहले बात करेंगे इन अ पीरियड। एक पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर होता क्या है कि भाई पीरियड नंबर सेम है तो जो वैलेंस शेल है वो सेम होगा, तो शेल नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, शेल नंबर जो है वो आपका सेम रहेगा। अब एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज करेगा क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है भाई Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ क्या होता है, अट्रैक्शन। तो Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। सबसे पहले अगर बात करें अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड अगर देखें हम तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड Z effective increases, जो Z effective है वो इंक्रीज करता है, Z effective क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप चैट सेक्शन में लिखो तो क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन जो है वो आप व्हाट्सएप से आप मुझे भेज सकते हो या ग्रुप में भी डाल सकते हो, लेकिन अभी क्लास के टाइम पर जो भी आप चैट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो तो वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही होना चाहिए जो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे जेड इफेक्टिव का पीरियोडिक वेरिएशन। Q1 Q2 मतलब चार्ज, ठीक। तो इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ, Q1 Q2 जो यहाँ पे पूछा है किसी ने चैट में, तो ऐसा है कि देखो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जैसे मान लो सेकेंड पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है अगर, तो वैलेंस शेल क्या होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे वैलेंस शेल 2। अब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इंक्रीज करेगा। तो भाई पॉजिटिव चार्ज जिसको मैं Q1 बोल रहा हूँ और नेगेटिव चार्ज जिसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, तो प्रोटॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो पहले तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब इसको भी प्रूव भी करेंगे, कैलकुलेट भी करते हैं। तो पहले ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है और जो जेड इफेक्टिव है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, बिना किसी एक्सेप्शन के साथ। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एस और पी ब्लॉक में, ठीक ना, डी ब्लॉक का वेरिएशन अलग है, वो अलग से समझेंगे। तो एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अब एग्जाम्पल समझें तो देखो, जैसे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। तो इसमें जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे एक पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सबसे पहला चीज़ है कि जो जेड इफेक्टिव है वो इंक्रीज करेगा, ठीक। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का रीजन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट ये बता रहा हूँ मैं कि जेड इफेक्टिव जो है वो 0.65 वैल्यू से इंक्रीज करता है, ठीक ना। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है एंड इट इंक्रीजेज बाई 0.65 वैल्यू, कितनी वैल्यू से, 0.65 वैल्यू। देखो यहाँ पे अपने पास जैसे लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद कौन है, बोरॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के बाद कौन है, कार्बन, इसका 1s2 2s2 2p2, ठीक। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मुझे इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव निकालना है, तो भाई ग्रुपिंग करेंगे। अब थोड़ा सा जो है आप लोग को ये फास्ट करना चाहिए, तो इस तरह से ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये हमने ग्रुपिंग कर दी। अब यहाँ पे जब सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अपने पास एक ही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है,
तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 0। तो यहाँ पे 0 इंटू 0.35 प्लस n-1, तो n-1 आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन n-1 हो गया फर्स्ट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इन 2 का कंट्रीब्यूशन कितना, 0.85 ईच, ये अभी लिखवाया था एक रूल। अच्छा, यहाँ पे अगर सिग्मा निकाले हम, तो सिग्मा निकालोगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें से 1 हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, तो 2 इंटू 0.85 क्यों, क्योंकि भाई n-1 जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 ईच, लिखवाया था अभी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर, 2। तो यहाँ जब सिग्मा निकालेंगे तो 2 इंटू 0.35 प्लस n-1 ये हो जाएगा, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 2 इंटू 0.85। अच्छा, यहाँ अगर देखें हम तो 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसमें से जैसे वैलेंस शेल पे जो वैलेंस शेल पे जब हम एक को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसको छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3। 4 थे, उनमें से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस शेल में, तो बचे कितने, 3। तो ये जो सिग्मा है ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। तो देखो यहाँ से मैं दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, तो इसमें जो सिग्मा है ये 0.35 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सिग्मा है वो किससे बढ़ रहा है आपका, 0.35 से। यहाँ 0.35, यहाँ 1 इंटू 0.35, यहाँ 2 इंटू 0.35, यहाँ 3 इंटू 0.35। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, जैसे भाई लेफ्ट टू राइट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एस या पी में जा रहा है, एस में जा रहा है या फिर किस में जा रहा है, पी में। और स्लेटर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन अगर एस या पी में है तो वो 0.35 कंट्रीब्यूशन शो करता है। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस और पी में एंटर करते जा रहा है, तो जो सिग्मा है ये 0.35 से जो है बढ़ता चला जाता है। तो जेड इफेक्टिव का हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है, जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक ना। जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। अब ये जो जेड है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जेड की वैल्यू 1 यूनिट से बढ़ती है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, तो जेड जो है ये 1 यूनिट से बढ़ेगा माइनस, और सिग्मा जो है अभी मैंने बताया कि सिग्मा कितने यूनिट से बढ़ेगा भाई, 0.35, तो सिग्मा बढ़ेगा प्लस 0.35। तो ये जो डिफरेंस आएगा 1 माइनस 0.35, ये कितने का आ जाएगा, 0.65। तो जो जेड इफेक्टिव है ये 0.65 से बढ़ जाएगा। भाई जेड 1 से बढ़ेगा और सिग्मा बढ़ेगा 0.35 से, तो जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 0.65। तो जो जेड इफेक्टिव है ये 0.65 वैल्यू से इंक्रीज करता है। तो अब इसको याद रखना है कि एस और पी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो जेड इफेक्टिव है वो कितने यूनिट से बढ़ेगा, 0.65 से बढ़ेगा। और सिग्मा कितने वैल्यू से बढ़ेगा, तो सिग्मा बढ़ेगा 0.35 यूनिट से। अब अगर लिथियम का निकाला जाए, इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, ठीक, और 2 इंटू 0.85 तो ये 1.7 आ जाएगा। तो देखो लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आई, 1.7। तो जो जेड इफेक्टिव होगा ये होता है जेड माइनस सिग्मा, तो 3 माइनस 1.7, तो ये कितना होगा, 1.3। तो जैसे देखो अगर क्वेश्चन में गिवन है लिथियम का जो जेड इफेक्टिव है वो 1.3 है और आपसे पूछ रहा है कि बेरिलियम का बताओ, तो बेरिलियम के 2 रास्ते हैं, या तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के निकाल लो, दूसरा रास्ता क्या है कि आपको पता ही 1.3 है, इसमें 0.65 क्या करें हम, ऐड कर दें। तो 0.65 जब ऐड करेंगे तो इसमें ये आपका हो जाएगा 1.95, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट ये वैल्यू 0.65 से ऐड होती चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 0.65 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा, फिर 0.65 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा, फिर 0.65 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जो है जेड इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आते हैं टॉप टू बॉटम पे, ठीक। तो टॉप टू बॉटम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेफ्ट टू राइट का एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा है। लेकिन टॉप टू बॉटम का ट्रेंड देख लेते हैं कि वो ट्रेंड कैसा होता है जेड इफेक्टिव का। तो इसमें नेक्स्ट बात करेंगे टॉप टू बॉटम। तो नेक्स्ट है इसमें बी, तो बी है अलोंग द ग्रुप
आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट बात करेंगे अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप में जो जेड इफेक्टिव है, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो होता क्या है कि जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो जो जेड इफेक्टिव है आपका, जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। पहले ये इंक्रीज करता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसका इतना कुछ खास रोल नहीं है, बस अगर कोई पूछ ले आपसे कि जेड इफेक्टिव का वेरिएशन क्या है तो बता सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, तो इसका अगर जेड इफेक्टिव निकाले बाय स्लेटर्स रूल, तो स्लेटर्स रूल से जब जेड इफेक्टिव हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू आती है 1, लिथियम के लिए वैल्यू कितनी आती है 1.3। ठीक ना, अभी इसको कैलकुलेट किया था हमने, तो लिथियम के लिए कितनी आ रही थी 1.3, सोडियम के लिए वैल्यू आती है 2.2। तो देखो पहले 3 पीरियड के लिए ये इंक्रीज करती है 1, 1.3, 2.2। तीसरे पीरियड के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक ना, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करता है और जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर भागने लगता है, तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटने लगता है और जो जेड इफेक्टिव है वो कांस्टेंट होता चला जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वो भी बढ़ रहा है। तो इस कारण से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण काउंटर बैलेंस हो जाता है और जेड इफेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जेड इफेक्टिव जो है पहले 3 पीरियड तक तो स्लाइटली बढ़ता है और उसके बाद ये जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम कांस्टेंट हो जाता है। अब हमें जो वेरिएशन है ये पता होना चाहिए और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट पे पूछ ले कि भाई जेड इफेक्टिव कितना होगा, तो स्लेटर्स रूल से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और कितनी वैल्यू से बढ़ेगा, 0.65 वैल्यू से बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जो है जो जेड इफेक्टिव है वो पहले स्लाइटली इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो बात की हमने आज जेड इफेक्टिव की। अब आते हैं अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी एटॉमिक रेडियस। तो फर्स्ट इसमें हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस क्या है कि नाम से पता चल रहा है एटम का रेडियस, एटम का जो रेडियस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस उसको बोलेंगे हम, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं हम कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब न्यूक्लियस से वहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ तक इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो या इलेक्ट्रॉन मिलता हो, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दैट पॉइंट where probability to find an electron is maximum। ठीक ना, तो it is the distance from nucleus up to that point where probability to find an electron is maximum। तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो 3 टाइप का होता है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस, एक को हम लोग बोलते हैं मेटालिक रेडियस, और तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से,
कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। अब इसमें जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 3 नाम देने की क्या जरूरत थी। भाई आपने 3 नाम दे दिए, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। हम सीधा ही एटॉमिक रेडियस बोल सकते थे, ठीक, पर इसके 3 नाम हो गए या तो ये 3 टाइप के हो गए। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे एक बात करें, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ये एटम, ठीक, ऑक्सीजन हमें एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा क्या नेचर में? ऑक्सीजन जो है क्या आपको नेचर में एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा? नहीं, ऑक्सीजन हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही मिलेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में जैसे O2, ओजोन, O3। तो इस तरह से आपको ये मिलता है, कभी भी नेटिव स्टेट में ये नहीं मिलेगा, ठीक ना, O एटम, ठीक। पहला दिक्कत तो ये है। तो एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए आपको एटम चाहिए, और एटम हो सकता है भाई नेटिव स्टेट में मिल जाए, लेकिन हो सकता है नेटिव स्टेट में ना भी मिले। अब जैसे हीलियम है, तो हीलियम तो बॉन्ड बनाता नहीं है, नोबल गैस है, तो हीलियम तो एटॉमिक फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन सबको हम एटॉमिक फॉर्म में कहाँ से लेके आएंगे? एक तो दिक्कत ही है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो ये एटॉमिक फॉर्म में मिल भी जाते हैं, तो हम लोग जो लैब में मेज़र कर पाते हैं वो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही हम जो है वो मेज़र कर पाते हैं। जैसे हमें अगर मेज़र करना है कि डिस्टेंस कितना है, ठीक, रेडियस मेज़र करना है, तो रेडियस जो है लैब में जो हम लोग एक्यूरेटली मेज़र कर पाते हैं वो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब कि कम से कम 2 एटम होने चाहिए, तभी 2 न्यूक्लियस मिलेगा। और अगर 2 एटम होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगा, जो कि कोवेलेंट हो सकता है, मेटालिक हो सकता है, या वैन डेर वाल्स भी हो सकता है। तो उस केस वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में आपके पास जो है 3 टाइप के रेडियस यहाँ पे बन जाते हैं, कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डेर वाल्स रेडियस। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। तो जो कोवेलेंट रेडियस है, फर्स्ट है आपका कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ भाई? कि दोनों न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? सेम। तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जैसे कि एक एग्जांपल समझे, जैसे O2 ले लो, ठीक ना, ऑक्सीजन जो है वो आपको O2 के फॉर्म में मिलेगा। O2 में दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट? तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कोई एटम A है, A कोई एक जनरल एटम है, ठीक ना, और दूसरा भी जो एटम है वो A है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग, ओवरलैपिंग, दोनों ओवरलैप करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शेयर करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो एटम A था ये इसका न्यूक्लियस है, ये इस एटम A का न्यूक्लियस है, ये एटम A है, ये भी एटम A है। तो दूसरी चीज ये है कि जो लैब में हम लोग मेजर कर पाते हैं वो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं लिख रहा हूं DAA, तो DAA को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका एक और नाम है जो कि क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो लैब में मेजर हो जाती है। ये डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाते, ठीक ना, डायरेक्टली। ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अब कोवेलेंट रेडियस जो है वो डिफाइंड है इस डिस्टेंस का हाफ, ठीक, इस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट रेडियस होगा ये हो जाएगा आपका DAA/2। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस, ठीक। तो ये अपना था कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, अगर जो है
आपका दोनों एटम होमोन्यूक्लियर ना हो, हेट्रोन्यूक्लियर हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला। तो अब बात करेंगे कि अगर मान लो इफ या फॉर हेट्रोन्यूक्लियर, इस पे अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपका कोई हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दोनों न्यूक्लियस अलग अलग, मतलब दोनों एटम अलग अलग, तो ऐसे केस में स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। देन स्टीवेंसन, तो स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला इज यूज्ड, ठीक है ना, स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है इसको समझ ले पहले। यहाँ पे जैसे मान लो एक एटम है आपके पास A और जो दूसरा एटम है आपके पास वो है B, तो ये एटम A हो गया, ये एटम B हो गया, दोनों का रेडियस अलग अलग है। इसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो RA है और इसका जो कोवेलेंट रेडियस है ये RB है, ठीक। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको फिर से बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो कोवेलेंट रेडियस है वो RA है। अच्छा, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको लिख रहे हैं हम लोग DAB। तो DAB को जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। अब ये बताओ DAB का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या वो A या B का कोवेलेंट रेडियस होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि A और B में साइज में डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग साइज है, तो DAB का हाफ करने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला। तो स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला क्या है, ठीक। इसमें देखो, इसको इस तरह से डिराइव किया गया है कि ये जो DAB है ये RA प्लस RB होती अगर ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पर टच कर रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर मैं बोलूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है यहाँ पे, कि ये दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच करते हैं, तो RA प्लस RB ये वैल्यू क्या है? RB, और ये वैल्यू क्या है? RA। तो RA प्लस RB ये किसके बराबर आता है? DAB। तो DAB जो है वो किसके बराबर होता है? RA प्लस RB के बराबर होता। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ओवरलैपिंग हुई है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे से क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। तो ओवरलैप होने से ये जो DAB है वो अपना क्या होगा? कुछ कम हो जाएगा। तो RA प्लस RB में से कुछ वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है? ये वैल्यू स्टीवेंसन और शूमेकर ने ही हमें बताया है। तो इसमें से हमें क्या करना है? -0.09 मॉडुलस ऑफ XA माइनस XB। XA जो है वो A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, XB जो है वो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे जो RA है, RA क्या चीज़ है? तो इट इज़ कोवैलेंट रेडियस ऑफ A। RB क्या चीज़ है? तो इट इज़ कोवैलेंट रेडियस ऑफ B। XA क्या चीज़ है? तो इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। इसको मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। और XB क्या चीज़ है? तो इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की या खींचने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये अपना एक सेपरेट टॉपिक भी है जो कि अभी कुछ एक लेक्चर या 2 लेक्चर के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B का डिफरेंस ये मॉडुलस लगा हुआ है। और जो DAB है, तो DAB क्या चीज़ है? DAB जो है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, नोट। तो नोट लगा के लिखना है कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम। सभी जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में ही होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन में सीधा ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन है इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 is 2 angstrom and internuclear distance of Cl2 is 10 angstrom then calculate bond length of HCl given electronegativity of H equal to 2.1, electronegativity of Cl equal to 3.1। तो भाई किसी का कोई आंसर आए तो बताओ। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि गिवन है जो आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, तो H2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, Cl2 का जो बॉन्ड लेंथ है वो 10 एंगस्ट्रॉम है, H और Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपने को दिया हुआ है, सीधा उठा के वैल्यू जिसमें पुट कर देनी है और यहाँ से हमें जो है DAB यानी DHCl निकालना है। तो इसमें आप लोग का जो आंसर आ रहा है उसको आप लोग टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं इसमें जो आंसर है वो क्या आएगा। तो देखो इसमें यहाँ पे अपने पास DHCl निकालना है, तो DHCl जो है RH प्लस RCl माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ H माइनस एक्स ऑफ Cl। तो ये जो वैल्यू है ये RH, तो RH जो है ये 2/2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका हाफ करना होगा 2/2 प्लस R ऑफ Cl, तो ये हो जाएगा 10/2 माइनस 0.09 x ऑफ H 2.1 माइनस 3.1, ये मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास 1 प्लस 5 माइनस 0.09, तो ये 6 माइनस 0.09, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.91 एंगस्ट्रॉम। तो 5.91 एंगस्ट्रॉम, जिसका 11.91 आया है उसने बहुत ही स्लाइट सा मिस्टेक कर दिया, एक सिली मिस्टेक कर दिया आपने कि आपने इसका हाफ नहीं किया। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 2, बॉन्ड लेंथ दिया है, आपको रेडियस रखना है तो बॉन्ड लेंथ का हाफ करना होगा। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है Cl2 का, तो उसका क्या करना होगा, हाफ करना होगा। तो फिर उसमें से फिर ये वैल्यू हटाएंगे तो अपने पास ये आएगा 5.91 एंगस्ट्रॉम जो है वो सही है आंसर इसका। तो इसमें 5.91 लोगों का आंसर आया है, तो वो जो है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग कर लोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कोवेलेंट रेडियस। दूसरे टाइप का रेडियस कौन सा था, मेटालिक रेडियस। तो अब आते हैं मेटालिक रेडियस में। सेकेंड टाइप का जो रेडियस है ये आपका मेटालिक रेडियस है। तो मेटालिक रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ भी अपने पास इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन, ठीक ना, द होमोन्यूक्लियर एटम्स ऑफ मेटल। अब थोड़ा सा इसको समझें कि आपके पास जो मेटल होते हैं तो मेटल जो है वो मेटालिक लैटिस बनाते हैं, ठीक ना। मेटालिक लैटिस में, लैटिस मतलब मेटल्स का अपना एक अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। सॉलिड स्टेट में मेटल आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं जनरली, तो सॉलिड स्टेट में उनका अपना एक मेटालिक लैटिस होता है। मेटालिक लैटिस में दो मेटल के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करते हैं, ठीक भाई। सॉलिड स्टेट में ना, तो सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स के एटम्स होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड तो बना नहीं रहे, तो वो जो दोनों आपके मेटल्स हैं, ये आपका मेटल M है, ये भी मेटल M है, ठीक। तो ये जो मेटल है आपका ये इस तरह से एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक, ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप कब करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में। यहाँ पे ये दोनों मेटल जो है वो एक पॉइंट पे टच करते हैं। अब ये आपका हो गया DMM, तो जो RM होगा ये हो जाएगा DMM/2। तो सिंपल सा है, अगर अपने पास कोई मेटल है तो मेटल के लिए मेटालिक लैटिस डिफाइंड होगा, और मेटालिक लैटिस क्या होगा भाई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल के इसका क्या कर देंगे,
हाफ कर देंगे। तो देखो अगर कोई मेटल है, अब थोड़ा सा आप लोग को ये समझना है यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मेटल है, सपोज करो सोडियम, तो सोडियम जो है इसका मैंने बोला कि जो बॉन्ड लेंथ है ये 2.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक, मैंने बोला आपसे कि सोडियम का जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है 2.1 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको अपने आप ये समझ में आना चाहिए कि जो है जो इसका मेटालिक रेडियस होगा वो 2.1 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है, तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सपोज करो 5 एंगस्ट्रॉम है, जैसे एक रफ वैल्यू बोला मैंने, तो अपने आप ये समझ में आना चाहिए कि वो जो वैल्यू है वो कोवेलेंट रेडियस है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से अगर मैंने बोला आपसे आयरन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सपोज करो 2.5 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आयरन के लिए जो रेडियस डिफाइंड होगी वो कौन सी होगी, मेटालिक रेडियस, क्योंकि दो आयरन के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, जबकि मेटालिक बॉन्ड जो है ये मेटल्स के बीच में बनता है। लास्ट टाइप का जो रेडियस है वो है वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस भी देख लेते हैं यहाँ पे। वैन डेर वाल रेडियस क्या है, थर्ड टाइप का जो रेडियस है इसको हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल रेडियस। तो वैन डेर वाल रेडियस क्या है कि अगर दो एटम्स के बीच में किसी प्रकार का कोई बॉन्ड ना बना हो तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो रेडियस है उनके बीच में वो वैन डेर वाल रेडियस। तो अगर दो एटम्स के बीच में व्हेन देयर इज नो बॉन्ड प्रेजेंट in between two atoms, then van der Waal radius is defined। तो ऐसे केस में van der Waal radius is defined। अगर दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, दो एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड है तो बोलेंगे मेटालिक रेडियस। लेकिन अगर दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही ना बनता हो, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम ले लो, तो हीलियम आपका एक नोबल गैस है, दो हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड बनेगा क्या, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में जो रेडियस डिफाइंड है वो कौन सा डिफाइंड होगा, वैन डेर वाल रेडियस। इसमें जो करते क्या है कि यहाँ पे अपने पास जैसे हीलियम का एक सैंपल लेंगे तो हीलियम के बीच में या दो नोबल गैसेस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर में हीलियम गैस को भर लेंगे और उसको कंप्रेस करेंगे। तो सिलेंडर को जब कंप्रेस करेंगे तो ऐसे केस में जो एटम्स हैं वो नज़दीक आ जाएंगे। एटम्स को जितना नज़दीक ला सकते हैं उतना नज़दीक लेके आएंगे। अब भाई इतना भी प्रेशर नहीं लगा दोगे कि भाई सारे एटम्स को चिपका दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते हम, है ना। जितना मिनिमम डिस्टेंस है इनके बीच में वो लेके आया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस मिनिमम डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे कि ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको मेज़र कर लेंगे और जो वैन डेर वाल रेडियस होगा ये इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। डी का हाफ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा वैन डेर वाल रेडियस। जाहिर सी बात है वैन डेर वाल रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। मेटालिक रेडियस एक्चुअल रेडियस के लगभग बराबर ही मिलेगा और कोवेलेंट रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा कम वैल्यू मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि इस वैल्यू का जब हाफ करोगे तो एक्चुअल रेडियस से ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो वैन डेर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, मेटालिक रेडियस लगभग बराबर होता है, कोवेलेंट रेडियस जो है वो थोड़ा सा कम होता है। अब इन तीनों रेडियस में अगर हम कंपेयर करें, है ना, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल इफ ऑल थ्री रेडियस आर डिफाइंड, तो यहाँ लिख रहा हूँ फॉर अ पर्टिकुलर मेटल इफ ऑल थ्री रेडियस इज डिफाइंड, तीनों रेडियस अगर डिफाइंड होंगी तो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होगी, कोवेलेंट, मेटालिक या वैन डेर वाल। सबसे बड़ी रेडियस होगी वैन डेर वाल, वो साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आरवी के बाद आरएम और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, आरसी। तो सबसे बड़ी जो रेडियस है वो वैन डेर वाल रेडियस होती है, फिर मेटालिक रेडियस और फिर कोवेलेंट रेडियस, ठीक ना। मेटालिक और कोवेलेंट जो है ये लगभग सेम होती है, इनमें बहुत डिफरेंस नहीं आता, जबकि जो वैन डेर वाल रेडियस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेटालिक और कोवेलेंट। एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नोट लगा के कि फॉर नोबल गैसेस
ओनली वैंडर वॉल रेडियस इज डिफाइंड। तो वैंडर वॉल रेडियस इज डिफाइंड। अगर आपका कोई नोबल गैस है, जैसे मैं बोलता हूँ कि हीलियम का जो रेडियस है ये सपोज करो 15 एंगस्ट्रॉम है, ऐसे मैंने एक रफ वैल्यू लिख दी, तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि ये जो रेडियस है ये कौन सी रेडियस है, ये वैंडर वॉल रेडियस है। तो नोबल गैसेस के लिए वैंडर वॉल रेडियस से डिफाइंड है। अगर कोई कुछ नहीं बोल रखा है कि कोई नोबल गैस है इसकी ये रेडियस है, तो अपने आप समझ में आना चाहिए ये जो रेडियस है ये वैंडर वॉल रेडियस है। इसी तरह से आपका जो कोई नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल की रेडियस डिफाइंड कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। और आपका जो मेटल है, तो मेटल के लिए जो रेडियस डिफाइंड है वो कौन सी है, मेटालिक रेडियस। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग को जो असाइनमेंट मिला है पीडीएफ के फॉर्मेट में, उस असाइनमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, स्टार्टिंग से लेकर क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो टॉपिक है वहाँ तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस के पहले तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एटॉमिक रेडियस जब हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तक के सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व करना। कोई डाउट आएगा तो उसको आप लोग, ठीक ना, फ्रीली मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगराटोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।